धार। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा? यह अनाज जो बदल रक्त में ढल रहा है तन के कोने कोने। यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में। सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का। यह शरीर भी उनका बंधक। अपना क्या है इस जीवन में? सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। सचमुच इस कविता के माध्यम से कवि हमारी धार को बचाने का संकल्प लेते हैं। और इसी कड़ी में आज के विमर्श और मेरा लेखन विषय पर आयोजित साक्षात्कार के अंतर्गत हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदी के प्रख्यात कवि अरुण कमल जी। सबसे पहले मैं हिंदी मेला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मधु जी, आपका, हिंदी मेला के प्रणेता शंभुनाथ जी का और उनके सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इस बार फिर 26वें साल में मुझको आमंत्रित किया। मैं तो कई बार आ चुका हूँ, वहाँ रह चुका हूँ और मैंने मेले का आनंद लिया है। बहुत बहुत आभार आपका। वैसे तो अरुण कमल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। अरुण कमल जी की कविताएं तमाम रूढ़ियों और आडंबरों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करती है। गरीबी, भूखमरी एवं आम आदमी की त्रासद स्थितियों के अनेक मार्मिक चित्र आपकी कविताओं में अंकित मिलते हैं। आज के समकालीन कवियों में आप विशिष्ट हस्ताक्षर के रूप में मौजूद हैं। अनसुने और अनकही सत्य को आपने अपनी संबद्धता से कहने एवं सुनने लायक बनाया है। कविता की वापसी वर्ष के रूप में प्रख्यात 1980 में आपकी पहली पुस्तक अपनी केवल धार प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक ने आपको समकालीन दौर के महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित किया। आपके प्रमुख कविता संग्रह हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली का संसार, मैं वो शंख महाशंख आदि। आपकी आलोचनात्मक किताब है कविता और समय, गोलमेज आदि। आपने लंबे समय तक आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। आपकी रचनाएं देश भर के विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं। इन पर देश भर में शोध कार्य हो रहे हैं। अरुण कमल जी को भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान और नए इलाके कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपका हिंदी मेला में पुनः स्वागत करती हूँ। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आज के वातावरण में मानव अधिकारों के लिए कितनी जगह है? मनुष्यता का इतिहास एक साथ दमन, हिंसा, रक्तपात का इतिहास है और इसके विरोध में मनुष्य की गरिमा की स्थापना का इतिहास भी है। स्पार्टकस आदि विद्रोही जो दासों का पहला विद्रोह हुआ, वहां से चलकर अभी तक मानवाधिकारों के लिए ही तो संघर्ष हुआ। अभी की दुनिया में भी हालत वैसी है। एक तरफ तो गरीबी है, बेरोजगारी है और इतनी गैर बराबरी है कि आप भारत को ही देखें तो 1% लोगों के हाथ में यहाँ की 70% से अधिक संपत्ति है।
ऐसी गैर बराबरी इस दुनिया में है। तो इसमें मानवाधिकार जाहिर है कि उनके लिए जगह बहुत कम है। स्त्रियों पर हिंसा, जो कमजोर हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, उन पर हिंसा, स्त्रियों पर हिंसा, ये न केवल भारत, पूरी दुनिया में है। दूसरी तरफ इनके विरोध में संघर्ष भी है और जगह जगह बड़ी जीतें भी हासिल हुई हैं और हम संघर्ष कर भी रहे हैं। अमेरिका से लेकर के भारत तक ये संघर्ष चल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका में जो अश्वेत व्यक्ति के साथ जिस तरह से उसका गला कुचला गया, उसके विरोध में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। भारत में भी आप देख रही हैं कि जो भी शोषण है, दमन है, उसके विरोध में कितना आंदोलन चल रहा है। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है, भयानक। हम एक दुश्मन ढूंढते हैं और ये चाहते हैं कि जो हम इस देश में जो पूंजीवाद कर रहा है, पूरी दुनिया में जो पूंजीवाद कर रहा है, उसका दोष एक जाति पर मढ़ दिया जाए, उसका दोष एक नस्ल पर, एक समुदाय विशेष पर मढ़ दिया जाए। तो इसमें मानवाधिकार कुचला जाता है। लेकिन इसके विरोध में भी लोग खड़े हो रहे हैं और विरोध जितना हो रहा है उतना सामने आता नहीं है। जो टेलीविजन चैनल हैं वो तो दिखलाते नहीं हैं, अखबार नहीं बताते हैं, लेकिन हम अपने अनुभवों से देख रहे हैं। तो मानवाधिकारों के लिए जगह बनानी पड़ती है। अधिकार ऐसे नहीं मिलता, अधिकार लड़के हासिल किया जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आज मानव अधिकारों के लिए जगह बनानी पड़ती है और मुझे लगता है कि अ, आज की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और वह अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दी है। सर आप मुझे यह बताइए कि 21वीं सदी के काव्य की क्या समस्याएं और उपलब्धियां रही हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो पहले से लिखता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी समस्या पहले से जो हैं वो भी हैं और नई इस तरह होती हैं कि अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जिस माध्यम में, तो ये इस माध्यम का प्रसार बढ़ा है पिछले 2 दशकों में, इंटरनेट का, और इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो उपक्रम हैं, उन सब का प्रसार बढ़ा है। तो एक समस्या तो मेरे जैसे लोगों के सामने यही आती है कि इतनी जल्दी कोई भी कविता फेसबुक पर या नेट पर आ जाती है और दुनिया की कविताएं आ जाती हैं, दुनिया भर की। इसमें एक अच्छाई भी है कि मान लीजिए कि अभी अगर बोस्निया में किसी ने कविता लिखी तो वो भी हम जान जाते हैं, इराक में किसी ने लिखी तो भी जान जाते हैं, और अपने यहाँ भी किसी ने लिखी तो जान जाते हैं। तो ये एक तो माने ये बहुत बड़ी सहूलत है जो पहले नहीं थी। कविता की किताबें भी आसानी से अब नेट पर मिल जाती हैं, नई से नई और पुरानी से पुरानी। इसके साथ एक दूसरी समस्या लेकिन जो पैदा होती है वो ये है कि कविता जिस अस्थायित्व की मांग करती है, जिस धैर्य की मांग करती है, लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, उस पर विचार करने के लिए भी, उसकी शायद कुछ कमी इस बीच हुई है। क्योंकि वो कविता हमारे पास होनी चाहिए जिसको हम बार बार पढ़ें, जिस पर हम बात करें, और दूसरों के पास भी होनी चाहिए ताकि हम अपनी बात उनके साथ साझा कर सकें। तो एक तो यहाँ पर समस्या आती है। दूसरी जो समस्याएं और होंगी, वो जो इस बीच जो कवि आए हैं, लेखक आए हैं, वो ज़्यादा बढ़िया से बताएंगे। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इन 2 दशकों में जो कविता लिखी गई हिंदी में, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें सूक्ष्मता बढ़ी है, बारीकी बढ़ी है, और वो कविता
किसी भी वस्तु के अलग अलग तत्वों, अवयवों को ज्यादा खोल के सामने रखती है। भाषा गद्य गद्य के ज्यादा करीब आई है, ये भी मुझको लगता है कई बार। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझको पिछले 2 दशकों की कविता के बारे में लगती है। आज के कवियों की कविताओं में सूक्ष्मता तो बढ़ी है सर। वो ज़्यादा मुखर भी है और इसी मुखरता के कारण वो अपनी बात भी खुलकर रख पाती है। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से कविताएं लिखी जा रही हैं और पोस्ट की जा रही हैं, और इस पर एक बड़ा पाठक वर्ग अपनी प्रतिक्रिया के रूप में लाइक्स और कमेंट भी करता है। तो सर, इस कोरोना काल के दौरान आपके ऑनलाइन अनुभव क्या हैं? मेरा ऑनलाइन अनुभव ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक मैं इस माध्यम से दूर रहा। लेकिन क्योंकि मैं अभी भी फेसबुक पर नहीं हूँ, लेकिन जैसे आपसे बात हो रही है तो जो दूसरे उपक्रम हैं उनके जरिए बात हो रही है, तो इससे ये तो जरूर लगता है कि जैसे अभी हिंदी मेला हो रहा है और मैं साथ होता, आप लोगों के साथ खाना खाता, साथ बैठता, साथ बातें होती, तो जो ऊष्मा मिलती और जो ऊर्जा मिलती, सो तो नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं साथ हैं। इसमें मुझको वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग याद आता है जब राम कहते हैं कि मुझको इसी बात का संतोष है कि सीता जिस भूमि पर सो रही हैं, मैं भी उसी भूमि पर यहाँ सो रहा हूँ, इतनी दूर, इतने योजन दूर। जैसे कि एक क्यारी में जब पानी डाला जाता है तो वो बगल की क्यारी के पौधों को भी मिल जाता है, तो वैसे ही जैसे आपकी क्यारी वहां होगी, उसमें पानी डाला जाएगा, वो मुझको भी मिल जाता है। तो ऑनलाइन जो बातें होती हैं, मिलना होता है, उसका मेरा अनुभव इसी रूपक से व्यक्त होता है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है दूसरा। हालांकि फिर भी आमने सामने मिलने का सुख दूसरा होता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि जब क्यारियों में पानी डाला जाता है तो वह पानी आसपास के पौधों को भी हरा भरा करता है। इस ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से आपका जो स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है वह हिंदी मेला परिवार को ऊर्जा प्रदान करेगा और हम भी हरे भरे होकर समाज को हरा भरा करेंगे। सर, अब तक आपने हिंदी जगत को बहुत सारी रचनाएं दे दी हैं, तो सर आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन हिंदी जगत को दे दिया है? सर, आप अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताएं। सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ ये तो मुझको नहीं मालूम, ये तो दूसरे लोग कहेंगे कि जो हमने लिखा उसमें कुछ भी अच्छा है कि नहीं, कुछ भी श्रेष्ठ है कि नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी शक्ति है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, मैं उसके अनुसार अधिक से अधिक काम कर सकूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैंने जो दिया या क्या दिया, ये भी मैं ठीक से नहीं कह सकता। और बल्कि मुक्तिबोध की पंक्ति लेके कहें तो दिया बहुत कम, लिया बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझको ज़्यादा लगता है। लेकिन इतना संतोष है कि मैंने दुनिया के कुछ महान कवियों को पढ़ा और उनको पढ़ के लगता है कि मैंने तो जो लिखा वो नगण्य है और तुच्छ है, क्षुद्र है। मैं बहुत दूर से समुद्र के गर्जन को सुन रहा हूँ, बस यही अनुभव होता है। समुद्र तक भी अभी नहीं पहुंचा, उसके तट तक भी नहीं पहुंचा, उसके पास तक नहीं पहुंचा, बस जहाँ वो गर्जन जहाँ से सुनाई देता है, अभी बस मैं वहाँ खड़ा हूँ, ऐसा लगता है। और ये मैं कोई विनम्रता से नहीं कह रहा हूँ, कोई इसमें ये ना माना जाए कि मैं
बन रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझको सचमुच ऐसा लगता है। सर, अब तक आपने अपने पूर्वकालीन कवियों को एवं समकालीन कवियों की कविताओं को भी पढ़ा होगा और उससे रूबरू हुए होंगे। तो सर, ऐसे में आप समकालीन कवियों पर क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर जैसा जब हमने शुरू किया था लिखना तो कई पीढ़ियां एक साथ थीं। उस समय गे भी थे, नागार्जुन थे, दिनकर भी थे बल्कि। तो एक साथ, और हम सब जो बिल्कुल एकदम नए लोग थे वो भी थे, बीच के रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह भी थे। तो अभी फिर वैसे ही है। अभी हमसे जो ज्येष्ठ पीढ़ी है उसमें बहुत कम लोग अभी हैं, जैसे विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, नरेश सक्सेना, विजेंद्र, ऋतुराज, मलय जी, ऐसे थोड़े से लोग हैं जो ज्येष्ठतम पीढ़ी हिंदी की है। उसके बाद 1980 के आसपास जो हम लोग बिल्कुल युवा थे, अब हम लोग उस ज्येष्ठतम पीढ़ी के बाद के हैं। हम्म, तो और एकदम नए लोग जो 20-21 साल के हैं, 18-19 साल के हैं, वो भी हैं। तो मैं उनको ध्यान में रख के कह रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, कि कुछ बहुत अच्छी कविताएं इस बीच उन्होंने लिखी हैं। खुद हमारे शहर में कई बहुत अच्छे कवि हैं, इसमें एक तो अंचित हैं स्वयं, जिनके संग्रह भी आए हैं। आपके यहाँ कलकत्ते में भी कई लोग हैं, निशांत वगैरह हैं और दूसरे लोग हैं। तो ये बहुत एकदम नई पीढ़ी आई है, और इससे मुझको फिरदौस हैं, विहाग हैं, विहाग वैभव हैं, जसंता करकेट्टा हैं, अनुज लुकुन हैं, कर्मानंद आर्य हैं, बहुत बहुत लोग हैं, नाम मैं कितना बताऊं। उसके लिए फिर हम लोगों को 1 घंटे का पूरा समय चाहिए, इतने इतने लोग हैं अभी जो तुरंत मेरी जबान पर आया वो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह और इन लोगों ने बहुत नया काम किया है, मैं पढ़ के सीखता भी हूँ। और ये भाषा को बरतने का, जैसे अंचित की एक कविता में एक जगह एक शब्द आता है, बिसरना। अब ये बहुत ही पुराना शब्द है और ये गीतकारों के यहाँ पहले बहुत मिलता था। अभी भी विविध भारती का एक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत चलता है, लेकिन ये बिसरना जब उसकी कविता में आया तो बिल्कुल नए तरीके से आया और मैं बहुत चकित हुआ। तो इस तरह मुझको लगता है सर, मैं मधु सिंह की कविताओं से बहुत प्रभावित हुआ, खासतौर से उनकी कविता टाला का पुल से, जब वो कहती हैं कि ये समय पुलों के टूटने का समय है, लेकिन ये समय पुलों, नए पुल बनाने का भी समय है। जैसा कि मधु सिंह ने अपनी कविता के जरिए वास्तव में एक नया भाव पुल बनाया, एक नया भावनात्मक पुल, एक नया भावनात्मक सेतु। इसके लिए मधु सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने इन बड़े कवियों के साथ मेरा नाम लेकर मुझे और अच्छा लिखने को प्रेरित किया है। सर, आप पिछले कई वर्षों से हिंदी मेला में आ रहे हैं और आपका स्नेह, आपका प्रेम हमेशा हिंदी मेला परिवार को मिलता रहा है। सर, हम पिछले 26 सालों से हिंदी मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नई पीढ़ी की व्यापक सहभागिता रहती है। अन्य शहरों में भी बड़े लिटरेरी फेस्टिवल के समानांतर नई पीढ़ी के रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों को लेकर हिंदी मेला जैसा कुछ आयोजित करने की क्या संभावनाएं हैं? हिंदी मेला जब से शुरू हुआ तब से मैं कई बार उसमें शामिल हो चुका हूँ और उस मेले में शामिल होकर उसका आनंद उठाया है। जब ये मैदान में हुआ तब भी, जब किसी भवन में हुआ तब भी, और बहुत पुरानी दोस्ती शंभुनाथ जी से भी रही और उनके साथियों से रही। मैं जाता था और एक आध दिन ज़्यादा ठहर जाता था। तो अब मुझको जो आपने कहा ना लिटरेरी फेस्टिवल का, लिटरेरी फेस्टिवल पूंजीवाद का प्रदर्शन है, जबकि हिंदी मेला जो हमारी जातीय संस्कृति है,
उसका रूपक है। यहाँ पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य और ग्लैमर महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण है सहभागिता, बराबरी और साहित्य के सवालों पर गंभीरता से बातचीत, लोगों तक साहित्य को ले जाना और नए लोगों में साहित्य की रुचि उत्पन्न करना, और जो नए रचनाकार हैं उनको सामने लाना। बल्कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को जिस तरह से इसमें शामिल किया गया, उनके बीच प्रतियोगिता कराई जाती है, ये एक दुर्लभ घटना है। और मैं सचमुच चाहता हूँ कि भारत के विभिन्न शहरों में, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं, सब जगह, बल्कि जैसे मान लीजिए कि कोलकाता में ये हो रहा है, तो ये हिंदी मेला है, साथ साथ जो बांग्ला साहित्य है उसका भी एक सत्र इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो इससे हमारे बीच दोस्ती भी बढ़ेगी और हम ज़्यादा भारतीय साहित्य के एक रूप को सामने ला पाएंगे। क्योंकि हिंदी मेला की शुरुआत अगर कलकत्ते से हुई तो सही है। हमारी भाषा का, खड़ी बोली का सबसे बड़ा कवि हिंदी नहीं जानता था, बांग्ला जानता था, महिषादल में निराला रहते थे। और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ते से हुई, हिंदी गद्य की शुरुआत कलकत्ते से हुई। तो ऐसे में हिंदी मेला का वहाँ होना लाजिम है। लेकिन ये हर जगह हो, हर जगह लोग सामने आए, कोशिश करें, और जो पैसे का प्रदर्शन है, ग्लैमर का प्रदर्शन है, अपसंस्कृति का जो जोर है, उसके विरोध में एक स्वस्थ नैतिक संस्कृति के लिए और परिवर्तनकामी समाज के, परिवर्तनकारी शक्तियों के पक्ष में ऐसे मेले आयोजित किए जाए। मैं एक बार फिर हिंदी मेला के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और एक बात और कि भाई, अब ठीक है, ये तो ऐसे चलेगा, लेकिन इस साल की मिठाइयाँ अगले साल हमारे लिए रखी रहें, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल सर, हिंदी मेला का यह मंच भारतीय भाषाओं के लिए एक आंगन की तरह है और इस मेले में बांग्ला साहित्यकार सुभाष मुखोपाध्याय, महाश्वेता देवी, नबारून भट्टाचार्य और तस्लीमा नसरीन आदि आते रहे हैं। यह मेला बांग्ला और हिंदी के बीच एक सांस्कृतिक पुल की तरह है और इस बार इस मेले में केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह मेला और भी व्यापक होगा। सर, इस बार कोरोना की वजह से मेले का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया, जिसकी वजह से हम लोग मिल नहीं पाए, लेकिन अगली बार हम जरूर मिलेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार हम साथ में बैठकर डबल मिठाइयों का आनंद उठाएंगे। सर, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एवं सक्रिय रहें। आपको एक बार पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ और हमारे सभी श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने इस साक्षात्कार को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को धन्यवाद।